नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ की चल रही है और इसमें अपन बेसिक चीज़ें एलसीएम के बारे में एक क्लास हो चुकी थी, उसमें बता चुके थे कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को किस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज थी और वो ऐसी नॉलेज थी जो कभी किसी भी स्टूडेंट ने कभी पढ़ी नहीं होगी, फिर भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो देखो, पिछली क्लास अपने स्टॉप की थी, वो ये था कि अगर कोई भी एल्शियम का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन को बताई थी। फिर एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं, इसको बोर्ड को अभी इरेज करते हैं। देखो, एल्शियम सपोज करके दो के मल्टीपल लिखते हैं, 2, 4, 6, 8। दो के गुणज का मतलब होता है दो का पाड़ा, और ये दो का पाड़ा इनफाइनाइट तक यानी अनसीमित पदों तक चलता रहता है। फिर 3 का गुणज लिखेंगे, 3 का पाड़ा तो इस तरीके से ये गुणज चलते रहते हैं और ये गुणजों की संख्या कभी रुकती नहीं है। अपने मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, दो के मल्टीपल यानी गुणजों का मतलब होता है दो में 1 का गुणा करो, 2 में 2 का गुणा करो, 2 में 3 का गुणा करो। तो इस तरीके से ये पाड़ा समय ये पाड़ा चलता रहेगा। पाड़े कहाँ तक चलते हैं? 10 तक चलते हैं। और ये मल्टीपल क्या होते हैं? रुकते नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, पहले तो देखें कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यानी कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मल्टीपल उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज देखेंगे, पहले तो इसके क्या देखेंगे? उभयनिष्ठ गुणज देखेंगे। तो सबसे पहले यहां और लिख लेते हैं, इस तरीके से चलता रहेगा। मैं बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मल्टीपल गुणज होते क्या हैं, इससे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक क्लास है, बेसिक नॉलेज है। अब सबसे पहले ओवरनिस्ट कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? गुणज कौन से हैं? तो कौन से हैं यहाँ पर? देखो, सबसे पहले तो ये एक 6 है। कौन सा? देखो, मैं यहाँ से बनाता रहूंगा। 106 मिल गया। फिर कितना है यहाँ से? 24 इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ 20 और भी लिख लेते हैं, 22, 24 इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक तो ये आ गया, यहाँ 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी है क्या? एक 18 है। देखो, ये 18 मिल गया, ये 18 मिल गया। फिर एक 24 मिल गया, एक यहाँ से 24 मिल गया, इस तरीके से मिल गया। तो यहाँ से ओवरनिस्ट मल्टीपल कितने मिल गए अपन को? एक 6 मिल गया और एक 18 मिल गया और एक 24 मिल गया। इस तरीके से इसके ओवरनिस्ट गुणनखंड भी मिलते रहेंगे। ओवरनिस्ट गुणनफल क्या होगा? 6 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा यानी टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 6, 6 की टेबल, 6 की टेबल आएगा। तो यहां से देखो, एक 12 भी मिल गया। क्या मिल गया? एक 12 भी आ गया। 6 की टेबल से एक याद आ गया, यहाँ एक 12 भी हो गया। 6 हो गया, 12 भी हो गया और 18 भी हो गया और 24 हो गया। तो एक 30 भी आ जाएगा। आगे बढ़ के क्या आ जाएगा? एक 30 भी आ जाएगा। जो 6 की टेबल पढ़ते जाएंगे, क्या पढ़ते जाएंगे? 6 की टेबल पढ़ते जाएंगे और 6 की टेबल यानी पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। जो टेबल आते हैं वो इनके क्या होंगे? कॉमन गुणज प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? कॉमन गुणज प्राप्त होते जाएंगे। इस तरीके से ये कॉमन गुणज प्राप्त चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अपन, अगर कोई क्वेश्चन में ये पूछे 2, 3 के ओवरनिस्ट गुणनखंड, सॉरी ओवरनिस्ट गुणज ज्ञात कीजिए। अगर मैं ये कहूं कि 2, 3 के ओवरनिस्ट गुणज ज्ञात कीजिए, 2, 3 के ओवरनिस्ट गुणज ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले अपन कैसे ज्ञात करेंगे? 2 के गुणज ज्ञात करेंगे मल्टीपल और 3 के गुणज ज्ञात करेंगे। फिर इनमें कॉमन कौन कौन सा है वो ज्ञात करने का ये तरीका है, ये प्रॉपर तरीके का है। अगर आपको शॉर्टकट में चाहिए, बहुत जल्दी फास्टली चाहिए, तो अपन
वो भी सीखेंगे। तो वो कैसे सीखेंगे, वो एलसीएम ज्ञात करके सीखेंगे। एलसीएम बाद में निकालेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं 2 3 का किस तरीके से ज्ञात करते हैं। एक कॉमन ओवरनेस्ट ज्ञात करेंगे, कॉमन ओवरनेस्ट ये हो गया। अब सबसे पहले अपन देखेंगे एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। क्या है एलसीएम? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट। अब ये तो ओवरनेस्ट गुणनखंड हो गए पूरे, फिर अपन सबसे पहले इसमें छोटा ओवरनेस्ट कौन सा है? छोटा ओवरनेस्ट यानी देखो ये कौन सा है? छोटा ओवरनेस्ट क्या है? इसको ऐसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट या लीस्ट बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या क्या बोलेंगे? छोटा गुणज। क्या बोलेंगे? छोटा गुणज। ये क्या अपना छोटा गुणज है। सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा? 6। तो अपन कहेंगे 2 व 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि एलसीएम का मतलब होता है कि इसका भी गुणज निकालेंगे, 3 का भी गुणज निकालेंगे। सबसे पहले जो गुणज आएगा कॉमन, सबसे पहले जो कॉमन गुणज आएगा, यानी सबसे पहले 6 कॉमन गुणज आएगा, वही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। मैं फिर बताना कोशिश कर रहा हूं, सबसे छोटा जो कॉमन आएगा, जैसे इसमें मल्टीपल कॉमन देख लिए, सबसे कॉमन सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा, यानी सबसे पहले छोटा जो गुणज होगा, सबसे पहला जो गुणज होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा, यानी वही एलसीएम होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि इसका अपन छोटा कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा गुणज ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? सबसे छोटा गुणज ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में आ जाए सब छोटा ही गुणज ज्ञात क्यों करते हैं, बड़ा गुणज क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, तो अपन कह सकते हैं कि पॉसिबल है। यानी क्या है? अपन पॉसिबल किसकी बन रही है? स्मॉलेस्ट यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो ज्ञात कर सकते हैं छोटा गुणज, लेकिन बड़ा नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसके बड़े गुणनखंड असीमित आएंगे, इनफाइनाइट तक आएंगे, वो चलते रहेंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि बड़ा गुणज यानी कहेंगे बड़ा ओवरनेस्ट गुणज ज्ञात नहीं कर सकते। बड़ा गुणज यहां से कह सकते हैं बड़ा, यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या? सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता, या कहेंगे कांट फाइंड आउट द मैक्सिमम या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे बड़ा मल्टीपल ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मल्टीपल छोटा मल्टीपल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मल्टीपल चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए तो मैं आशा करता हूं आपको एलसीएम समझ में आएगा कि एलसीएम इस तरीके, एलसीएम का मतलब होता है, पहले मतलब समझा रहा हूं, इसका मतलब होता है ओवरनेस्ट गुणनखंड सबसे छोटा ओवरनेस्ट क्या होता है? गुणनखंड सॉरी गुणज होता है। सबसे छोटा गुणज कौन सा है अपना? सबसे छोटा गुणज है 6। तो ये कहेंगे कि 2 3 का एलसीएम क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन और उठता है, ये 6 है, 6 के फैक्टर भी कितने हो गए? 3 भी हो गया और 2 भी हो गए। 6 के फैक्टर भी कितने हो गए? 3 भी हो गया और 2 हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए? ये 2 गुणनखंड हो गए। कितने हो गए? ये दोनों गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड भी बोलेंगे इनको? क्या बोलेंगे? गुणनखंड। इन गुणनखंडों का इसमें भाग भी जाना चाहिए और इसमें भी भाग जाना चाहिए, तो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ये आशा करता हूं समझ में आएगा। अगर अपन कहें देखो 6 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे, का एलसीएम 6 के गुणनखंड पहले ज्ञात करते हैं, 3 और 2 होगा। इसके कितने होंगे? इसका भी 2 होगा, इसका भी 4 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो संख्या जगह इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 का 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो प्रत्येक गुणनखंड का भी भाग उसमें जाना चाहिए, प्रत्येक गुणनखंड का भाग भी जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, समझ में नहीं आ रहा इसको इरेज करते हैं। देखो 12 और 16 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो अपन कितना आएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सबसे छोटा एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आएगा। अपन इसके खाए 12 का गुणनखंड, 12 के गुणनखंड कितने होते हैं?
12 के गुणनखंड निकालेंगे तो एक हो गया, एक 12 भी हो गया, एक 2 भी हो गया, एक 3 भी हो गया, एक 4 भी हो गया, ठीक है, एक 6 भी हो गया, ये आ गया। तो इसके गुणनखंड इस तरीके से होंगे। तो देखो और भी गुणनखंड होते हैं, पर मैं यहाँ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। और इसके गुणनखंड 1 भी होगा, 16 भी हो गया, और 2 भी होगा, 8 भी होगा, 4 भी होगा, और कितना हो सकता है देखो। तो ये सारे क्या है, गुणनखंड है। ये क्या है, इसके गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है। यहाँ से बेसिक चीजें मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपन को आगे जो सवाल आएंगे उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, अगर ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये गुणनखंड का भाग क्या है, इसमें पूरा जा रहा है, इन गुणनखंडों का भाग इसमें पूरा का पूरा भाग जा रहा है। यानी 1 का भाग 48 में देंगे तो पूरा जाएगा, 12 का यानी 48 को 12 से भाग देंगे तो यहाँ 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। क्या यहाँ पर मैं कहूँ 12 2 का भाग देंगे तो इसमें शेषफल 0 बचेगा। फिर मैं ये कहूँ अगर 3 का भाग देंगे तो इसमें शेषफल 0 बचेगा, बोले बचेगा। तो ये इसमें भाग पूरी तरह जा रहा है। 4 का भी देंगे तो भी पूरा भाग जाएगा, 0 बचेगा। फिर मैं कहूँ इसमें 6 का भी भाग जाए तो भी पूरा भाग जाएगा। फिर मैं ये कहूँ कि इसमें 8 का भी जाएगा पूरा दे तो भी पूरा भाग जाएगा, ठीक है, और 16 का भी पूरा भाग जाएगा, और किसका जाएगा, 12 का भी पूरा भाग जाएगा। यानी जो संख्या है उसका तो पूरा भाग जाएगा ही, इसके अलावा इनके गुणनखंड भी होंगे। 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका भी पूरी तरह से, ये पूरी तरह से भाग जा रहा होगा किसमें, इसलिए एलसीएम में। 12 16 के एलसीएम में 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे, 16 के जितने भी गुणनखंड होंगे, उन सभी का भाग, यानी ये वो सभी गुणनखंड डिविजिबल होंगे, क्या होंगे 48। यानी 12 के सारे गुण क्या होंगे, फैक्टर, और 16 के सारे ऑल फैक्टर डिविजिबल होंगे किसके द्वारा, देखो एलसीएम का डिविजिबल होगा। क्या होगा, एलसीएम में सारे संख्याओं का गुणनखंडों का पूरा भाग जाएगा। ये देखें, ये पूरा का पूरा भाग जाएगा यहाँ से। इसमें 8 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, इसमें जितने भी गुणनखंड होंगे 48 के एलसीएम में अगर भाग देंगे तो ये पूरा जाएगा। इसलिए मैं ऐसा ये प्रॉपर्टी समझ लो या एक गुणधर्म समझ लो कि 12 के जितने भी गुणनखंड होते हैं, 16 के जितने भी गुणनखंड होते हैं, उसमें 48 में पूरी तरह से डिविजिबल जाना चाहिए। या अपन ये कहें कि कोई संख्या का एलसीएम क्या होता है, किसी भी संख्या का एलसीएम वो होता है जिसमें दी गई संख्या का मल्टीपल, यानी मल्टीपल क्या होता है, कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो जो संख्या का लिस्ट मल्टीपल आएगा उसमें क्या जाना चाहिए, पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे 48 है, 48 में 12 का भी पूरा भाग जाना चाहिए, 48 में 16 का भी पूरा भाग जाना चाहिए, और 0 0 शेषफल बचना चाहिए। क्या बचना है, 0 शेषफल, और यहाँ भी 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। यानी 48 वो संख्या है, मल्टीपल वो संख्या है, कॉमन मल्टीपल वो संख्या है, यानी एलसीएम वो है संख्या है जिसमें दी गई संख्या का पूरी तरह से भाग चला जाए तो वो एलसीएम की एक प्रॉपर्टी हो गई। सबसे पहले तो चेक ये करना चाहिए उसका एलसीएम तभी होगा जब 12 का भी इसमें पूरा भाग डिविजिबल होना चाहिए। 48 क्या होना चाहिए, किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 12 से। 48 किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 16 से। फिर एक क्वेश्चन और उठता है, 48 किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 12 के जितने भी सारे ऑल फैक्टर्स होंगे वो 48 इससे डिविजिबल होने चाहिए। फिर क्या कहेंगे, 16 के जितने भी फैक्टर होंगे वो 48 में क्या होना चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। 48 क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर। 48 क्या करेंगे, डिविजिबल, देखो डिविजिबल होने चाहिए पूरे, डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। देखो तो डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर क्या होंगे, डिविजिबल होंगे ऑल फैक्टर ऑफ 12 और 16। 16 और 12 के क्या होंगे 48 में, ठीक है। 48 में क्या होगा, सारे 12 और 6 का क्या होगा, भाग पूरी तरह से जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, एलसीएम तभी होगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, 12 16 का सबसे छोटा कॉमन गुणज 48 है, या कहेंगे 12 और 16 का कॉमन लिस्ट मल्टीपल 48 होगा। और इसका अगर अपन ये कहें 12 16 का सबसे बड़ा मल्टीपल या गुणज ज्ञात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है।
तो आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से अपन को इसको समझा रहे हैं। आशा करता हूँ बहुत मैंने डिटेल में बताया, हर चीज़ को बारीकी से बताया कि गुणज का मतलब क्या होता है। अपन एलसीएम को इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो एलसीएम की उस जितने भी संख्याएं 12 के गुणनखंड होंगे वो भी क्या होने चाहिए, सारे गुणनखंड 48 से क्या होना चाहिए, सारे गुणनखंडों का भाग इसमें जाना चाहिए, या कहेंगे डिविजिबल वाई होने चाहिए 48 से, यानी 48 में पूरा का पूरा 6 का भाग जाना चाहिए, यानी ये भी पूरी संख्या कटनी चाहिए, यानी 3 से 48 कटनी चाहिए, यानी 12 के जितने भी गुणनखंड होने चाहिए 48 में से 48 संख्या वो पूरी की पूरी तरह से कटनी चाहिए, यानी पूरे के पूरा भाग जाना चाहिए, या कहेंगे अपन 48 में 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। 16 के जितने भी फैक्टर होंगे 48 में उसका डिवाइड करेंगे तो हर परिस्थिति में उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, यानी 16 का के सारे गुणनखंडों का 48 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 बचना चाहिए। 16 के सारे गुणनखंडों का यानी 16 के सारे फैक्टरों का 48 में भाग देने पर शेषफल 0 बचना चाहिए, यानी 0 बचना चाहिए, तभी वो 12 16 का एलसीएम होगा, अन्यथा वो एलसीएम नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 ऑप्शंसों को क्या देखेंगे अपन बारीकी से चेक करते रहेंगे, इनके कोई भी फैक्टर निकालेंगे, फैक्टरों का इसमें डिवाइड करेंगे, अगर उसमें संख्या चली जाती है तो वो क्या होगे, उसका एलसीएम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और एलसीएम का ये भी समझ में आया होगा। फिर अपन एलसीएम की सारी विधियां समझेंगे कि एलसीएम को निकालने के तरीके क्या है। ये तो बेसिक चीजें बताएं कि एलसीएम की होता क्या है इस तरीके से, फिर एलसीएम को निकालने के भी तरीके बताएंगे। अपने 2-3 विधियां होती हैं एलसीएम की। एक सिंपल विधि तो मैंने बता दिया है, इसका 12 का क्या निकालेंगे, गुणज निकाल लेना, फैक्टर वो मल्टीपल निकाल लेना, फिर 16 के मल्टीपल निकालना, इसमें बहुत समय लगेगा। इसमें मल्टीपल निकालने के बाद सबसे छोटा जो पहले ही सबसे कॉमन मल्टीपल आएगा शुरू में स्टार्टिंग में वही उसका एलसीएम होगा। तो ये हो गया। सबसे पहले दूसरा तरीके से और निकालेंगे, दूसरे तरीके से क्या निकालेंगे, इसको भाग विधि द्वारा भी निकालेंगे, ठीक है, उसे डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे। फिर तीसरा मेथड होता है, डिवीजन मेथड के अलावा भी अपना कौन सा मेथड रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके भी निकाल सकते हैं, यानी 12 और 12 का हर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अलग अलग का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, फिर उसमें कॉमन सारे को फैक्टराइजेशन वो सारे अपन डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये कैसा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूँ, समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूँ। तो मैं आशा करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आया होगा, और फिर इसकी अपन तरीके पढ़ेंगे, सारी विधियाँ पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपन को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम की विधि किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले विधियां अपनी रहती है एलसीएम की कौन सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी रहता है, क्या रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी अपन को क्या निकाल सकते हैं, इसके निकाल सकते हैं। फिर डिवाइजर क्या बोलते हैं, डिवाइजर मेथड भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन तरीकों से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। और ये मल्टीपल वाला तो था ही, लेकिन ये इसको कभी भी एग्जाम में यूज नहीं करना है, जब भी एग्जाम आएंगे तो इस तरीके से अपन को नहीं निकालना है। ये तो बेसिक चीज़ है, नॉलेज के लिए मैंने बताया था कि दोनों का मल्टीपल यानी गुणज निकालना है, फिर कॉमन देखना है, ऐसा एग्जाम में नहीं करेंगे, लेंदी प्रोसेस है और लंबा समय लगेगा। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए ये यहाँ से स्टार्टिंग के लिए समझाया था। तो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा रहता है, अपन ये कहेंगे, देखो क्या होता है, प्राइम फैक्टर मेथड बोलेंगे इसको, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा था 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 2 × 2 × 3, इसकी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब 16 के गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, कितने, 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, कितने आएंगे, यहाँ से कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, यानी इसकी 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 × 8 = 16। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए अपन ने, 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद फिर इसमें क्या निकालेंगे, इसके सारे
फैक्टरों को पहले से लेंगे अपन। तो इसमें देखो, इस सबसे पहले कॉमन कॉमन देख लेते हैं। इसमें कितना कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, दो कॉमन है, इसमें तो कॉमन तो लेना ही है। सॉरी, यहाँ से देखो दो पावर है, ये दो पावर है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन। कॉमन लेने की विधि क्या है, सबसे बड़ी पावर को कॉमन लेते हैं, 2 की पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, फिर इंटू 3 को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। या अपन ये कहें दो तो यहाँ से ले लिए, ठीक है, दो तो यहाँ से ले लिए, यानी 2 × 2 ले लिए, यानी ये यहाँ से ले लिए, ये दो तो ले लिए, यहाँ से कॉमन आ गए। ये क्या आ गए, कॉमन, ये कॉमन आ गए। कितने आ गए, 2 2 आ गए। अब ये बचा कितना, 3, 3 लिख लिया। अब बच्चे क्या है, ये बचा हुआ है, इस बचे हुए को भी अपन बाद में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसमें भी क्या आएगा, सबसे बड़ी पावर लेंगे, 2 है, 2 की सबसे पावर हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4 है, तो 4 ले लिए। बचा क्या है, 3 है, तो 3 ले लिया। इस तरीके से अपन इसको ले लेंगे और कितना आएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होता है अपन को, 40। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या ज्ञात करेंगे अपन, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा अपना, 48 आएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा कि अपन एलसीएम को भी किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा, 12 के गुणनखंड निकालेंगे। वो भी कौन से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 12 के कौन से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। फिर 16 के भी कितने निकालेंगे, अभाज्य, यानी प्राइम फैक्टर भी निकालेंगे। प्राइम फैक्टर को इस तरीके से लिख लेना है। फिर इसमें जो कॉमन आना है, पहले तो सारे जो कॉमन फैक्टर हैं वो सारे लिख लेने हैं। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर है वो लिख लेनी है। उसके बाद जो बचता है उसको भी अपन को लेना है। तो ये आपको समझना है, एलसीएम में क्या करते हैं, पहले तो कॉमन फैक्टर सारे लिख लेने हैं, नीचे कॉमन फैक्टर लिख लेनी है, फिर 3 लिख लिए, फिर बचे कितने, 2 × 2, 2 × 2 को लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है। उसके बाद जो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन ज्ञात कर सके। अभाज्य गुणनखंड विधि में आप सबसे पहले देखना, जो पहले कॉमन है उसको भी लिखना है, कॉमन के बाद फिर जो बचते हैं उनको भी लिखना है। बचे हुए कितने थे, ये बचे हुए थे, ये तो कॉमन वाला था, ये कॉमन वाला था, ये बचे हुए थे। इस तरीके से ये अपन कहेंगे, अगर इसमें पावर लगा के ऐसे लिख लिया है अपन ने, तो सबसे पहले बड़ी पावर, यानी कॉमन क्या मिल रहा है, 2, 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन है, लेकिन इनकी पावर देखते हैं। सबसे पावर घात इस पे सबसे ज्यादा किसकी है, 2 पे, सबसे 2 पे घात इस पे 4 है, तो 2 पे घात 4 लिख लो, फिर बचा हुआ 3 है। इस तरीके से इस पे ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस पे मैं कहूँ, अगर इस पे 2 की पावर 6 है लगी होती, तो इसकी 2 की पावर 6 लिखते, फिर इंटू 3 लिखते, तब इसको सॉल्व करते। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से अपन पावर लगा के रखिए, तो सब पहले कॉमन दिखेंगे, क्या मिल रहा है, 2 कॉमन है। फिर कॉमन पर 2 पे ये देख लेते हैं सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 लगी है, तो सबसे बड़ी घात को भी लिखते हैं। फिर उसके बचे हुए गुणनखंड कौन सा है, 3 बचा हुआ है इस वाले में 12 के गुणनखंडों में, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद ये लघुत्तम समावर्त निकल आता है, यानी एलसीएम निकल आता है। आपको समझ में आ गया होगा, एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम का ये विधि भी हो गई। और एक कौन सी है, डिवाइजर मेथड भी रहता है। कौन सा, डिवाइजर मेथड भी रहता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। डिवाइजर मेथड को, इस बोर्ड को मैं अभी इरेज कर रहा हूं। देखो, भाग विधि द्वारा भी अपन ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि द्वारा किसका, 12 का और 16 का ज्ञात करेंगे। क्या, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। भाग विधि द्वारा कैसे करेंगे, यहाँ से 12 को ऐसे लिख लेना है, या कोमा दे के लिख लेना है, इसको कोमा दे के लिख लेना है, और इस तरीके से इसको करना है। या कॉमा, या कभी कभी अपन कर पहले पढ़े होते तो इसमें ऐसे डंडी भी लगा के रख लेते, तो ऐसे कर लेते हैं। फिर इसमें सबसे छोटी चीज देख लेते हैं, सबसे छोटी चीज किस संख्या से कट रही है, या पूरे की पूरे 12 में 16 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग जा रहा है। तो अपन कहेंगे 2 से सबसे छोटी सी संख्या जा रहा है। ठीक है, 2 से जा रहा है, वैसे 4 से भी जा रहा था, लेकिन हम सबसे छोटी छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्टे 16। फिर इसमें देखो 2 का फिर जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या किसका जा रहा है, 3 का भी, 2 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं आ रहा। तो इसमें 3 का देख लेते हैं। 3 का देंगे तो इसमें 1 आएगा, इसमें भाग नहीं जा रहा पूरी पूरी तरह, तो इसको ऐसे की ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको ऐसे की ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो ये 3 है, ये क्या लिखेंगे, एक ऐसे लिख लिया 4 को। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें
बेसिकली देखा जाए तो 4 का भी पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, 4 का भी दे सकते हैं। 4 यानी 1 आया, फिर इसमें 1 आया। अब 1 आ गया, यहाँ तक अपने स्टॉप कर देते हैं। कहाँ तक करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। जब 1 आ जाए लास्ट में तो इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करना क्या, हो ही जाएगा स्टॉप, ठीक है। अब इसको देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये आ गया, अब ये आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 लिख लिया, 2 लिख लिया, जितने भी हैं इनको सबको नोट करना है। 3 लिख लिया और 4 लिख लिया। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आएगा। इस तरीके से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात, सॉरी डिवाइजर मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एलसीएम समझ में आ गया होगा। डिवीजन मेथड भी समझ में आ गया कि डिवीजन मेथड से कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम दोनों विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और थोड़ा सा अलग भी मेथड कर सकते हैं अपन। जैसे एक मैंने अपनी तरफ से दिया असली मेथड, असली मेथड, ठीक है। इसके द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बहुत शॉर्ट है, इससे ज्ञात कर सकते हैं अपन। इसको क्या लिखेंगे, देखो 12 और किसका निकालेंगे अपन, इस 12 और 16 का निकाल लेते हैं, 12 और 16 का निकाल लेते हैं। या अपन ये कहें 12 को इधर लिख लेते हैं, 16 को इधर लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 3 और 4 × 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से देखो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो 4 लिख लिया, फिर यहाँ 3 लिख लिया, फिर एक बचा हुआ 4 लिख लो। तो इस तरीके से भी अपन बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं। असली मेथड है ये, इसके थ्रू भी अपन बहुत फास्टली कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 9, 12, 15 का निकालना है, कितने का निकालना है, 9, 12 और 15, 9, 12 और 15 का निकालना है अपन को। किसका निकालना है, 9, 12 और 15 का निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं और 3 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ से कोई अब ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो इसको बराबर कैसे लिखेंगे, इसको जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक 3 तो ये कॉमन वाला लिख लिया, फिर बच्चे को चाहिए लिख लिया, 3 यहाँ से लिख लिया, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, फिर ये 4 लिख लिया, फिर ये 5 लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये लिख लिया, क्या लिख लिया, ये 3 इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसको करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से अपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो एलसीएम भी अपन को ज्ञात करना आ गया, किस तरीके से करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैंने एलसीएम बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस तरीके से लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर सकते हैं, और उनकी सारी विधियों को भी बताया, और आगे चल के इनको अपन और भी करेंगे। तो देखो क्या कहेंगे, एक नोट है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 4 क्या ले लेते हैं, 5 व 6 ले लेते हैं, 4 या 5 कुछ भी ले लो, 5 व 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30। ये हमेशा रहेगा। अगर आपसे कोई 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम पूछ लिया जाए, अगर आपसे कोई 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम पूछ लिया जाए तो उनका क्या होता है, उन संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणा ही क्या होता है, एलसीएम होता है। मैं ये कहूँ 2 और 3 का एलसीएम है, 2 लगातार है, या अपन ये कहें दूसरी संख्या, वो संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो, वो संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो, ऐसी संख्या का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। या अपन ये कहें कोई भी नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर्स है, उनके बीच में डिफरेंस 1 हो, तो कहेंगे उनका मल्टीपल, उन संख्याओं का मल्टीपल ही एलसीएम होता है, उन संख्याओं का मल्टीपल ही एलसीएम होता है। क्या होगा इसका, 2 × 3 6, मैं कहूँ 7 × 8 ले लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 7, 8, 56। या मैं कह रहा हूँ 4 × 5 तो इसका कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे एलसीएम होते जाएंगे। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, ये आपको नोट करके रखना है।
कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। अब अगला नोट देख लेते हैं, नोट नंबर 2 देख लेते हैं अपन। देखो दूसरा नोट भी लिख लिया अपने। नोट 2 क्या है, जीरो तथा किसी संख्या का एलसीएम अपरिभाषित होता है। मैं ये कहूं अगर जीरो ले लिया, जीरो के गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, जीरो के गुणज या मल्टीपल कितने, जीरो कॉमा जीरो आएगा। इसमें कितने भी संख्या का गुणा करेंगे तो ये हमेशा जीरो जीरो आता जाएगा। आप कोई संख्या ले लो, एक ले लो, एक के क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 किसी भी संख्या का एलसीएम अपरिभाषित होता है तो देखो इसमें से क्या हुआ, इसलिए इसको क्या करेंगे, अपरिभाषित कहेंगे। कोई भी संख्या ले लेंगे तो इसमें कोई भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको अपरिभाषित होगा। क्या होगा इसका एलसीएम, क्या होगा एलसीएम किसका, 0,1 का एलसीएम अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो ये भी नोट करके रखना है आपको कि एलसीएम 0,1 यानी 0,1 का क्या 0,2 ले लो तो ये भी क्या होगा, अनडिफाइन होगा। ठीक है, 0,4 का भी अनडिफाइन होगा, 0,6 अनडिफाइन। कोई भी जीरो के साथ में कोई भी संख्या लगा दो, जीरो के साथ में कोई भी संख्या ले लो, जीरो के साथ में कोई भी संख्या ले लो, अगर उसका पूछा जाए क्वेश्चन में कि इसका एलसीएम निकाला जाए, इसका एलसीएम क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें एक ऑप्शन भी दिया होगा कि अनडिफाइंड होगा यानी अपरिभाषित होगा। तो जीरो और उसके साथ किसी भी संख्या का अगर अपन एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये समझ में आया होगा। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज तो ये देख ली अपन ने कि एलसीएम क्या क्या है, क्योंकि अभी एलसीएम समझ रहे हैं, फिर आगे चल के एचसीएफ भी समझेंगे। तो एलसीएम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ समझेंगे। तो एलसीएम की ये क्लास आपको इसलिए मैंने बताया कि एलसीएम पूरी डिटेल में अपन पढ़ेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ एलसीएम को अपन पूरी तरह से समझ चुके हैं। जो प्रॉपर्टीज थी या गुण थे, अपन नोट्स भी थे, उनको अपन बता चुके थे कि एलसीएम को इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज थी जो मैंने बहुत डिटेल में बताई है। कभी एलसीएम नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी यहाँ से सीख सकते हैं। मैं ये क्लास लो लेवल से हाई लेवल की तरफ ले जा रहा हूँ और हाई एंड क्लास तक क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा। और बेसिकली इसमें ये क्लास जवाहर नवोदय के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे रीट सीटेट वगैरह जो लेवल 1 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। सारी क्लास उनके सिलेबस लगभग सेम है, कुछ टॉपिक्स हैं। तो आपको ये लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम कैसे लगी क्लास, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को यहीं अपन समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम से संबंधित क्वेश्चंस आगे करेंगे, फिर उसको एचसीएफ को समझेंगे अपन। ठीक है, तो ये एलसीएम को बेसिक नॉलेज थी, वो आपको ये कैसी लगी। यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।